नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। दिन की तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता देते हैं तमाम वो खबरें जिन पर आज चर्चा होगी। तो पहली खबर जो है वो है कपास से जुड़ी। डिस्काउंट पर कपास बेच रहा सीसीआई, क्या वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे। अगली खबर जो होगी वो होगी पॉलिसी की गारंटी पर लोन देने के मामले में बैंकों के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं बीमा कंपनियां। क्या पूरा मामला है इसको समझेंगे। सरकार को महंगा कर्ज, रेपो रेट कटौती के बाद भी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी जारी। ये बड़ा सिरदर्द है सरकार के लिए ऐसे समय में जब कर्ज लेना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे क्वार्टर में पहुंच गए हैं। पहले क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट दिखी है वहाँ दिखा रहा है कि सरकार की स्पेंडिंग की वजह से सहारा मिला है। अब अगर सरकार को सहारा और देना है तो कर्ज लेना है, कर्ज महंगा मिल रहा है, करें तो करें क्या। और दूसरे सिरे पर बात रुपए की, 90 की तरफ बढ़ा रुपया, रुपए में लगातार गिरावट जारी। ये गिरावट कितनी बड़ी चिंता है इस पर चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे विदेश, पहले अमेरिका की बात करेंगे। फार्मा टैरिफ की तैयारी में यूएस 200% तक टैरिफ लग सकता है। क्या कुछ तैयारियां हैं ये जानेंगे। और चीन में चिप उत्पादन को लेकर यूएस ने सख्ती कर दी है। वहां की कंपनियों को नए तरीके के परमिशन लेनी होगी, नई तरीके की मंजूरियां लेनी होंगी। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ उसका असर होगा, ये हम जानेंगे। पहली खबर कपास से जुड़ी। कपास की नई फसल की आवक से पहले कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सरकारी एजेंसी के पास रखे पुराने स्टॉक को बाजार में जल्द बेचने के लिए बल्क डिस्काउंट स्कीम शुरू करी है। इस स्कीम के तहत 15 सितंबर तक कपास खरीदने पर इंडस्ट्री को डिस्काउंट दिया जा रहा है। कॉटन कॉरपोरेशन ने यह स्कीम ऐसे समय में शुरू की है जब सरकार ने कपास के इंपोर्ट को दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कर दिया है। सर, क्या सरकार इंपोर्ट खोलकर खुद फंस गई इस ट्रैप में? शुभम, हाँ, इस पूरी नीति से ऐसा लग रहा है कि सरकार उलझ रही है कॉटन में। अगर सरकार को कॉटन सस्ता ही देना था तो इस पर फिर इंपोर्ट खोलने की क्या जरूरत थी, यही कॉटन दिया जा सकता था। अगर आप रेट्स देखें, 52,000 से 53,000 रुपए के आसपास की कैंडी इंपोर्टेड डिस्काउंट के साथ जिस पर ड्यूटी हटाएगी वो बुक हो रही है। 356 kg की कैंडी होती, जबकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिस्काउंट पर 48,000 रुपए के आसपास के की कीमत पर कॉटन को डिस्काउंट पर सेल कर रहा है। यहां जो बड़ी दुविधा है वो ये है कि अगर सरकार के पास अतिरिक्त कॉटन का स्टॉक था तो उसे फिर ये इसी सस्ते स्टॉक को कंपनियों को दे देना चाहिए था। दूसरी तरफ कॉटन की नई आपूर्ति, नई सप्लाई बाजार में पहुंचना शुरू हो रही है। उसकी मुहूर्त की तैयारियां चल रही हैं और वहां कीमतें काफी दबी हुई हैं, एमएसपी से नीचे हैं। तो ये पूरा जो कॉटन का पूरा प्रसंग है, ये किसानों की दृष्टि से भी और भारतीय उद्योगों की दृष्टि से भी सरकार के लिए काफी पेचीदा बन गया। और इस तरीके के संकेत अब जा रहे हैं कि शायद अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में, अमेरिकी कॉटन को थोड़ा जगह देने की कोशिश में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, और वो भी ऐसे समय पर घटाई जब सरकार के पास खुद स्टॉक मौजूद था और नई कपास बाजार में आने वाली थी। जमानती पर्सनल लोन कारोबार में बैंकों को बीमा कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। बीमा कंपनियों की तरफ से बीमा पॉलिसी की सिक्योरिटी पर दिए जाने वाले कर्ज का पोर्टफोलियो 1,40,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। दूसरी तरफ अगर आप बैंकों को देखें जिनका मुख्य काम ही दरअसल कर्ज बांटना है, वहां एफडी की सिक्योरिटी पे दिए जाने वाले कर्ज का पोर्टफोलियो भी लगभग इतना ही है। बीमा कंपनियों में सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी, इसीलिए कर्ज के बाजार में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी एलआईसी की। एलआईसी ने 1,25,1.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे हुए हैं। सर, इस ट्रेंड को कैसे समझाए? क्या ये चुनौतीपूर्ण है कि नया बाजार खुलता नजर आ रहा है? ये बेहद दिलचस्प है, मुझे बहुत करीब से समझने की कोशिश कर रहे थे। ये भारतीय बाजार के लिए भी एक अनोखी चीज है। बीमा कंपनियां जो सुरक्षा देती थी कर्ज देने वाली कंपनियों में बदल गई। बीमा आप कर्ज के लिए तो नहीं लेते थे, सिक्योरिटी के लिए लेते थे। और बैंकों को एक नई प्रतिस्पर्धा मिलने लगी जो पर्सनल लोन दे रहे हैं। बीमा के अगेंस्ट लिए जाने वाला लोन एक तरीके का पर्सनल लोन जैसी परिस्थिति है। तो अगर आप वित्तीय बाजारों के विविधीकरण की दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कि एक और एसेट बाजार में आ गई है। उस एसेट के बदले आप लोन ले सकते हैं। इंश्योरेंस नाम की एसेट है, इसी के साथ
साथ आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन को भी शामिल कर सकते हैं। तो दो ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो आमतौर पर निवेश के लिए इस्तेमाल होती थी, वो अब एक तरह से मॉर्गेज में रखी जाने लगी हैं, इनके बदले लोन लिया जा सकता है और बीमा कंपनियां इस लोन के जरिए एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही हैं। पर दूसरी तरफ बीमा और म्यूचुअल फंड को प्लेस करके लिया जाने वाला लोन कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस को भी दिखाता है और यह भी बताता है कि लोगों के पास कैश सरप्लस परिवारों में उपलब्ध नहीं है, उनकी बैलेंस शीट्स, परिवारों की बैलेंस शीट हिट हुई हैं और इसलिए उन्हें इन उपकरणों के जरिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। तीसरी बड़ी बात यह कि बैंकों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैंक अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट से उन्हें रोका जा रहा है। पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन जो भी पार्शियली अनसिक्योर्ड होते हैं उनके लिए उनसे रोका जा रहा है, जबकि बीमा कंपनियां इस बाजार में सिक्योर्ड क्रेडिट दे रही हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों के पास किस्त आ रही है और उस किस्त के रिकॉर्ड के आधार पर वो बीमा कंपनी अपने बीमा को प्लेज करके उसके बदले कर्ज दे रही है। ये रुख कैसे बदलता है और रेगुलेटर इसको कैसे लेते हैं, खासतौर पर IRDAI जैसे रेगुलेटर, जिनके लिए ये एक विचार का विषय होगा कि बीमा कंपनियां अपने कारोबार को बीमा देने के बजाय कर्ज देने के कारोबार की तरफ जा रही हैं और काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, जैसा शुभम ने आपको बताया। देश में नए फॉर्मल रोजगार बीते 2 वित्तीय वर्ष से लगातार घट रहे हैं। EPFO का आंकड़ा इसको जांचने का, परखने का, मापने का सबसे अच्छा संकेतक है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 1 करोड़ 29 लाख ही नए फॉर्मल जॉब तैयार हुए। वित्त वर्ष 23-24 में ये आंकड़ा 1 करोड़ 31 लाख का था और उससे पहले के वित्त वर्ष यानी 22-23 में 1 करोड़ 38 लाख नौकरियां तैयार हुई थीं। देश में जो रफ्तार GDP ग्रोथ की है उस रफ्तार से फॉर्मल नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, ये चिंता की बात है। सर, क्या वजह है ये नौकरियां घटने की? देखिए शुभम, बार बार जब GDP के आंकड़े आते हैं और हम उनको कुरेदने की कोशिश करते हैं तो उनमें ऐसे ही तथ्य निकलते हैं कि रिकॉर्ड GDP की ग्रोथ, भारत में पिछले 3 साल में GDP की ग्रोथ अच्छी रही, खराब नहीं रही, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। पर एक आधिकारिक आंकड़ा जो सरकार का EPFO देता है वो लगातार क्रमशः हर साल फॉर्मल जॉब्स में कमी दिखा रहा है। पिछले साल 5.1% का डिक्लाइन था और इस साल करीब करीब 1.3% के आसपास का डिक्लाइन है। वैसे भी भारत में सीमित है फॉर्मल नौकरियां, औपचारिक नौकरियों की कमी है और उसके बाद अब हम तेज विकास दर के दौर में भी इसे लगातार घटता देख रहे हैं। कारण बहुआयामी है। कारण ये कि IT सेक्टर में जो बड़ी छटनी हुई, स्टार्टअप्स में जो बड़ी छटनी हुई, उसका सीधा असर हमें फॉर्मल जॉब्स के आंकड़े पर दिखता है। बहुत सारे लोग औपचारिक या फॉर्मल जॉब के मार्केट से बाहर हुए और इस वजह से EPFO के पास रजिस्ट्रेशन में लोगों की कमी आई। दूसरी चीज़ है कि नई नौकरियां बढ़ी नहीं। गिरावट के साथ जो सबसे बड़ी बात यह कि कंपनियां बंद होती हैं, छटनी होती हैं, नई नौकरियां आती, नई नौकरियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और यह ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट औपचारिक नौकरियों में जहां बेहतर तनख्वाह और सुरक्षा मिलती है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही। इस ट्रेंड से एक और चीज़ पकड़ में आती है कि पिछले 2-3 साल में भारत में तदर्थ नौकरियों की, एडहॉक नौकरियों की, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की बड़ी बढ़ोतरी हुई। हम अपने पिछले कई संस्करणों में इस पर चर्चा भी कर चुके हैं और ये भी ये रुख बताता है कि कंपनियां अब स्थायी कर्मचारियों को रखने से बच रही हैं। यहाँ तक कि सरकारी विभाग भी अब अधिकांश भर्तियों में कॉन्ट्रैक्ट्स पर जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें कोई श्रम हित लाभ या उनके वेलफेयर के बाकी चीज़ों के कमिटमेंट्स नहीं होते। तो अगर रोजगार बन रहे हैं जैसा कि सरकार दावा कर रही है तो वो फॉर्मल नहीं बन रहे हैं, फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल रोजगार बन रहे हैं जिनमें रोजगार की गुणवत्ता, वेतन की सुरक्षा और नौकरियों की सुरक्षा उस तरह से सुनिश्चित नहीं होती। इस साल रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है, लेकिन इस कटौती के बाद भी 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड लगातार बढ़ रही है। बीते 1 महीने के दौरान बॉन्ड की यील्ड 26 बेसिस पॉइंट बढ़ गई है। यील्ड 6.6% के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी रेपो रेट की कटौती के बाद भी जो सबसे बड़ा कर्ज लेने वाली संस्था है, सरकार जिसे कहते हैं, उसके लिए कर्ज महंगा बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब सरकार का कर्ज उगाही के लक्ष्य पर रिजर्व बैंक इसी हफ्ते बैठक करने जा रहा है। सर, क्यों बढ़ रही है ये यील्ड? पहला सवाल तो यही होगा। यह सबसे चौंकाने वाली खबर है आज की। जैसा शुभम ने शुरुआत में कहा, अगर हम आपको यील्ड कर्व दिखा पाते तो आप यील्ड कर्व का जो लॉन्ग एंड है वो बहुत स्टीप हो गया है, जो कर्व बढ़ना शुरू हुआ है। यानी केवल कर्ज की दर बढ़ ही नहीं रही है, जो
कर्ज देने वाले हैं वो इसमें और आगे की बढ़ोतरी की उम्मीद या संभावना मान रहे हैं। और दो बेहद पैराडॉक्सिकल या असंगत सी परिस्थितियां हैं इसके साथ। एक, आरबीआई ने रेपो रेट में रिकॉर्ड कमी की, जैसा शुभम ने आपको बताया। उसके बाद तो सरकार का कर्ज कम होना चाहिए था। ठीक है, बाजार में लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं, कंपनियां कर्ज नहीं ले रही, सरकार के ऊपर तो कर्ज का बोझ कम होता है जब ब्याज दरें कम होती हैं। ये उसका बिल्कुल उल्टा है। दूसरी चीज है कि महंगाई कहीं नहीं है दूर दूर तक। आमतौर पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने में महंगाई की एक भूमिका होती है। भारत की महंगाई चाहे खुदरा महंगाई लें या थोक महंगाई लें, दोनों अपने हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है और इसीलिए आरबीआई को ब्याज दर में कमी करनी पड़ी। इन दोनों परिस्थितियों के बाद भी सरकार की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की यील्ड है जो 6% के 6.62% के आसपास है। आप कल्पना करें राज्य सरकारों की, जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है, जिनकी बैलेंस शीट्स अच्छी नहीं, जिनके बजटों पर दबाव है, उनके लिए कर्ज की दरें 8 से 9% और 10% के आसपास है। तो ये एक अप्रत्याशित ही परिस्थिति और आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती। अब वजह क्या है? वजह यह कि और कुछ नहीं, सिर्फ जिस दिन से, और इसमें शुरुआत उस दिन से हुई है जिस दिन से यह घोषणा आई कि सरकार जीएसटी में कटौती करेगी। उससे पहले तक हमने देखा था कि भारतीय बाजार में बॉन्ड यील्ड आमतौर पर कूल थी, शांत थी, रेपो रेट की कमी का असर था, महंगाई नियंत्रण में थी, इसका असर था। इसके बाद जितने भी सरकार को कर्ज देने वाले प्रमुख निवेशक हैं और उसमें खासतौर पर सरकारी बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो ये मान रही हैं कि जीएसटी की कटौती के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बजटों का पूरा हिसाब बिगड़ जाएगा, राजकोषीय घाटा ऊपर जाएगा, सरकारों को और ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी और उस प्रत्याशा में, उस संभावना से बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा रीजन नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाजार का सेंटीमेंट अगर आप देखें, बॉन्ड बाजार का सेंटीमेंट जीएसटी की कटौती के पक्ष में नहीं है। सर, दूसरा सवाल यही कि अगर यील्ड ज़्यादा है और अगले 6 महीने बचे हैं अभी वित्त वर्ष के, और अगर सरकार को कर्ज लेना है तो ये बढ़ती यील्ड की रोशनी में कर्ज कार्यक्रम को कैसे देखा जाए? शुभम यहाँ बॉम्बे में और बॉन्ड ट्रेडर से बात कर रहे हैं। आरबीआई इसी सप्ताह बैंकर्स की मीटिंग करने वाला है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता, सरकार के बॉन्ड बिकने के लिए आते हैं और आरबीआई और बैंक्स उसमें निवेश कर देते हैं। लेकिन जो बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड है ये आरबीआई को थोड़ा मुश्किल में डाल रही है, क्योंकि आरबीआई एक तरह से सरकार के मर्चेंट बैंकर का भी काम करता है और केंद्र सरकार के बॉन्ड्स बाजार में बेचता है। और पिछला तजुर्बा ऐसा रहा है पिछले वर्षों में, जब कई बार आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड्स मार्केट में डाले हैं, ट्रांच डाली है और जो ब्याज दर ऑफर की है उस पर बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया है। यानी वो बॉन्ड की जो लॉन्च थी या जो बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया उसे वापस लेना पड़ा है। शायद रिजर्व बैंक ये महसूस कर रहा है कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। बाजार इस स्थिति में, जबकि सरकार के राजकोषीय घाटे पर दबाव बनने वाला है, जीएसटी से जो राजस्व का नुकसान होगा उसे देखते हुए बैंक्स सरकार के बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज की उम्मीद करेंगे, मांग करेंगे, दबाव बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड 6.6% से ऊपर निकल चुकी है। इस परिस्थिति में आरबीआई के लिए बड़ी दुविधा होगी। तो इसलिए बैंकर्स की मीटिंग होने वाली सप्ताह, उस बैठक से क्या निकल कर आएगा, बैंकों को कैसे कन्विंस करेगा आरबीआई की अंततः तो उन्हीं को कर्ज देना है, वही बाजार सरकार के बॉन्ड में निवेश करते हैं। लेकिन हाँ, बढ़ती बॉन्ड यील्ड सरकार के अगली छमाही के कर्ज कार्यक्रम के लिए चुनौती बन रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि अगली छमाही का कर्ज कार्यक्रम जो बजट से में प्रस्तावित था, जो बजट में मंजूर किया गया था, उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इस बात का भी संकेत हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर अगले ही छमाही से जीडीपी जीएसटी में कटौती लागू की जानी है, जो कि अगर आप माने कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जिस बात का संकेत दिया था दिवाली से, तो फिर सरकार को कर्ज और ज्यादा कर्ज की बारोइंग की जरूरत होगी आने वाले 3 महीनों में या फिर साल के आखिरी 3 महीनों में। और इसके साथ राज्यों की बारोइंग्स भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उनका भी रेवेन्यू, उनके भी राजस्व में कमी आएगी जीएसटी में कटौती के कारण। ये सारी वो परिस्थितियां हैं जिसने पूरी बॉन्ड मार्केट की परिस्थिति को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स या पेचीदा बना दिया है। अगली बात रुपए की। ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर में नरमी के बावजूद भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव बना हुआ है। सोमवार को डॉलर का भाव 88 रुपये 33 पैसे तक चला गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। पहले कभी भी रुपए डॉलर के मुकाबले इतना महंगा, डॉलर में आप ये मान के चलिए कि रुपए में कभी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। हाल के दिनों में एशियाई मुद्राओं में रुपया अब तक का सबसे कमज़ोर करेंसी बनकर सामने आया है, सबसे ज़्यादा टूटा है। रुपए में गिरावट की वजह से भारत में इंपोर्ट महंगा हो गया है। सर, रुपए का हाल कैसा है? पहले तो इसी का
गुणा गणित समझ लिया जाए? रुपया एक अजीब सी परिस्थिति में है। आमतौर पर हमें देखते हैं शुभम, और ये सामान्य बात है कि जब डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया की सारी करेंसीज मजबूत होती हैं, रुपया भी मजबूत होता है। डॉलर पिछले 5-6 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ के असर से, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना से, अब वहाँ ब्याज दर में कटौती की संभावना से लगातार दबाव पर है। डॉलर इंडेक्स 98 से नीचे 97-98 के आसपास बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी रुपए में तेज गिरावट बनी हुई है। 6 से 7% रुपया तो मई से अभी तक टूट चुका है। ये भारत दुनिया की इस समय जो एशिया की मुद्राओं में रुपए का हाल सबसे ज़्यादा बुरा है, और माना जा रहा है कि 90 की तरफ बढ़ रहा है। 87, 88, 70 से 90 के आसपास पहुंच सकता है। सोमवार की गिरावट सबसे बड़ी थी। तो रुपए को और रिजर्व बैंक को लगातार बाजार में दखल देना पड़ रहा है। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ने भारत के जो एक्सटर्नल मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट है, वहां भी दखल देने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 हफ्ते के भीतर उन सारी रणनीतियों का रुपए पर कोई असर नहीं पड़ा। रुपए में तेज गिरावट है। इसमें एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशकों की बिकवाली का भी है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये डॉलर के मुकाबले ये गिरावट और ज्यादा गंभीर और तीखी होती दिखाई दे रही है। ये तो बात हुई डॉलर और रुपए की। युआन को लेकर सर क्या परिस्थिति बनती दिख रही है? युआन और रुपए का अगर समीकरण समझा जाए तो वहां क्या दिख रहा है? युआन के मुकाबले भी रुपए में उतनी ही गिरावट दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण बात यह, और हम आमतौर पर जब रुपए की तुलना करते हैं डॉलर के संदर्भ में तो हमें समझना होता है कि डॉलर करेंसी के साथ भारत का एक्सपोर्ट सरप्लस है, जबकि भारत चीन का सबसे बड़ा आयातक है। चीन की करेंसी युआन के मुकाबले भी रुपए पर बड़ा दबाव बना हुआ, और यह भारतीय आयातकों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम बड़ा आयात चीन से कर रहे हैं, करीब $100 बिलियन के आसपास का तो डेफिसिट है भारत का। $99.2 बिलियन का एग्जैक्टली डेफिसिट है। चीन की करेंसी युआन के मुकाबले भी रुपए में गिरावट है। पिछले हफ्ते तो रिकॉर्ड स्तर तक नीचे था। चीन की कुछ आर्थिक नीतियां हैं, प्रोत्साहन है और निर्यात समर्थन के कारण युआन मजबूत हुआ है, और इस वजह से रुपए के मुकाबले युआन की मजबूती से भारत में इंपोर्ट महंगा हो रहा है, और ये दूसरी चिंता की बात है, और इसलिए इस पेयर को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चीन पर निर्भरता वैसे भी आने वाले समय में बढ़ रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायन जैसे तमाम क्षेत्रों में चीन से आयात महंगा होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, और चीनी निर्यातक कुछ ज़्यादा प्रतिस्पर्धी दिखाई दे रहे हैं। तो भारत के लिए दोनों मोर्चों से हालांकि अगर भारत की कमजोरी, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भारत के लिए लगभग एक सीमा तक फायदेमंद है, क्योंकि उसे अमेरिका के बाजार में निर्यात करना और सामान सस्ते हैं, और इस टैरिफ में जो भी फायदा मिल सकता वो मिले। पर युआन के मुकाबले रुपए की कमजोरी भारतीय इंपोर्टर्स के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, युआन के मुकाबले भी भारत का रुपया सबसे निचले स्तर पर, डॉलर के मुकाबले भी। चुनौती कहाँ ज़्यादा है, ये अंशुमान जी ने आपको समझा दिया। अब बात टैरिफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब दुनिया भर के देशों पर फार्मा टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने फार्मा टैरिफ का प्रस्ताव दिया। इसके तहत दवाओं पर 200% तक टैरिफ की बात कही गई है। फिलहाल अमेरिका में अधिकतर फार्मा इंपोर्ट पर 10% का औसत टैरिफ लगता है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि फार्मा कंपनियां अमेरिका में ही दवा उत्पादन शुरू करें, इसी वजह से फार्मा टैरिफ की तैयारी हो रही है। सर, क्या तैयारी है यहाँ इस टैरिफ की अगर देखा जाए तो? एक और संकेत व्हाइट हाउस से कल जारी किया गया, जब एससीओ के समिट से भारतीय प्रधानमंत्री लौटे और चीन में वो समिट खत्म हुआ, वो फार्मा टैरिफ का था। निशाने स्पष्ट थे, चीन और भारत। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो आयातित और जो जेनरिक दवाएं हैं उन, और खासतौर से जो एपीआईज हैं, उन पर 200 से 250% तक टैरिफ लगा सकता है। इस बात का प्रस्ताव रखा गया, यानी चीज़ें लागू होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कहते रहे, पर जो अब खबरें आई हैं वो प्रस्ताव तैयार होने की हैं। अभी 10% का सामान टैरिफ है, जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था सभी तरीके के मेडिकल इंपोर्ट्स के ऊपर। चीन की जो एपीआई है और तैयार दवाओं पर 245% के आसपास की टैरिफ की बात है। यूरोप के दवाओं पर अगस्त में 15% टैरिफ से शुरुआत हुई है। आगे इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और टैरिफ को जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है और उसके आधार पर जो
अदालत में जिसे चुनौती दी गई है उसके आधार पर इसे लगाया गया है। समय सीमा स्पष्ट नहीं है इस प्रस्ताव में कि टैरिफ कब से लागू होंगे, क्योंकि शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया था कि जो भारी टैरिफ हैं 150 से 250% उन्हें 18 महीने तक टाला गया है ताकि दवा कंपनियां अपनी सप्लाई चेन बदल सकें और यूएस में अपना स्टॉक जमा कर सकें। पर अब जो ये नई पहल दिख रही है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इन टैरिफ का एक हिस्सा शायद ट्रंप प्रशासन जल्दी अमल में ला सकता है। सर, दूसरा सवाल ये कि इसका राजनीतिक संदेश क्या है अगर वो पकड़ा जाए तो? देखिए, एससीओ की बैठक के बाद साउथ में एशिया में एक नए तरीके का गठजोड़ बनने की संभावनाएं देखते हुए अमेरिका ने अपनी पेशबंदी की है और इसलिए ये कल बैठक खत्म होने के बाद ये प्रस्ताव आज सुबह आया जिसका सीधा लक्ष्य भारत और चीन था। चीन बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत जेनरिक दवाओं का बड़ा निर्यातक है। इन्हीं दोनों देशों से सबसे ज़्यादा दवाएं अमेरिका के बाजार में पहुंचती हैं, इसके अलावा यूरोप की दवाएं पहुंचती हैं। तो इन तीनों प्रमुख बाजारों को लक्ष्य करके और इनकी निर्यात योजनाओं को लक्ष्य करके ये संकेत दिया गया है। मकसद यही है कि भारत और चीन और यूरोप में जो दवा फैक्ट्रियां चली गई अमेरिका की दवा कंपनियां वे वापस दवा बनाना शुरू कर दें। ट्रंप ने मोस्ट फेवर्ड नेशंस के प्राइसिंग की भी मांग की है कि दवाओं को सस्ता रखना होगा। अगर कीमत कम नहीं हुई और सप्लाई नहीं हुई तो और ज़्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका असर यह है कि भारत का करीब $10 बिलियन के आसपास का जो एक्सपोर्ट है वो खतरे में है। और अगर ये जल्दी टैरिफ लागू हो गए, क्योंकि भारत की दवा कंपनियां मान रही थी कि फार्मा टैरिफ लागू होने में भी समय लगेगा, तो अगर ये टैरिफ तत्काल लागू हो गए तो 200-250% टैरिफ से तो फिर शुभम भारत का फार्मा निर्यात अमेरिका को लगभग खत्म ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कंपनियों को यूरोप या अमेरिका में अपने उत्पादन शिफ्ट करने पड़ेंगे। चीन की कंपनियों के लिए भी अमेरिका का बाजार लगभग खत्म ही हो जाएगा। इस टैरिफ के बाद चीन की कंपनियां वहां निर्यात कैसे कर सकेंगी। लेकिन हाँ, अमेरिका की दुविधा यह है कि जैसे ही वो इतने टैरिफ लगाएगा अमेरिका में दवा की कीमतें बढ़ेंगी, जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई रुकेगी। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। नई दवाओं का लॉन्च लेट हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन इन टैरिफ को क्रमशः चरणबद्ध तौर से लागू करेगा, लेकिन कुछ फार्मा टैरिफ शायद जल्दी प्रीपोन करके लगाए जा सकते हैं। और ये जो प्रस्ताव व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया ये उस बात की तरफ इशारा करता है। चलते चलते एक ज़रूरी खबर और, अमेरिका ने चीन में सेमीकंडक्टर उत्पादन में रुकावट के लिए एक और कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन में सेमीकंडक्टर उत्पादन कर रही सैमसंग और हाइनिक्स जैसी कंपनियों को वो छूट जो मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया है, जिसके तहत ये कंपनियां बिना मंजूरी के अमेरिका से सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़े उपकरण इंपोर्ट कर सकती थी। अब इन कंपनियों को इंपोर्ट करने से पहले एक स्पेशल मंजूरी लेनी होगी। सर, चीन ने चिप को लेकर नई पाबंदियां लगाई हैं, क्या आपको लगता है इन पाबंदियों का क्या असर होगा? अमेरिका और चीन के बीच चिप को लेकर अब टकराव फिर से शुरू हो गया और ये भी देखिए उसी एससीओ की बैठक का नतीजा है। एससीओ की बैठक में जो गठजोड़ बना उसके बाद व्हाइट हाउस प्रशासन ने अपने चिप एक्सपोर्ट की नीतियों में फिर बदलाव किया, जिसका असर हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, चिप की मशीनें बनाने के जो इक्विपमेंट है, कैपिटल गुड्स हैं, उनके निर्यात को सख्त कर दिया। अमेरिका ने इंटेल, सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसी कंपनियों से कहा गया है कि वो चीनी इकाइयों को जो मशीन सप्लाई करती हैं उसके लिए अब उन्हें खास मंजूरी लेनी होगी। इससे पहले जो उन्हें स्वीकृतियां दी गई थी उन्हें रोक दिया गया है। पहले कंपनियां सीधे बगैर जटिल अनुमति के अमेरिका की चिप बनाने वाली मशीनें चीन को दे देती थी, लेकिन अब इन्हें ये जो स्पेशल प्रोविजन मिला था खत्म हो रहा है, इन्हें बार बार मंजूरी देनी होगी। इसके अलावा एनवीडिया, एमडी और के जो सबसे आधुनिक एआई चिप हैं H20, G80, ब्लैकवेल, इनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। हाई एंड मेमोरी और लॉजिक चिप्स देने वाली कंपनियों के लिए और ज़्यादा सख्त नियम बना दिए गए हैं। दरअसल अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि चीन एआई और सुपरफास्ट कंप्यूटिंग के चिप्स बना सके, और इन चिप्स बनाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है वो हाई एंड मशीनें जिनके बाजार में अमेरिका नियंत्रित करता है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के पास ही इसकी मोनोपोली है। अमेरिका इसके साथ जापान, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और यूरोप से भी कह रहा है कि वो चीन को इन तकनीकों की सप्लाई ना करें। तो अब एक किस्म से एआई और मॉडर्न चिप्स के बीच में बनाने को लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक जद्दोजहद शुरू हो रही है, जिसमें चीन इससे पहले कि अमेरिका के साथ कोई लंबा व्यापार टकराव बने अपने यहाँ क्षमता तैयार कर लेना चाहता है इन
चिप्स को बनाने के लिए, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि जितना कम आपूर्ति में ये तकनीकें चीन के पास जाएंगी उतने लंबे समय तक अमेरिका को चिप्स के बाजार में बढ़त मिलती दिखाई देगी। एनवीडिया को तो हर साल $5.5 बिलियन का नुकसान हो ही रहा है इस ट्रंप की सख्ती के कारण, क्योंकि चीन एनवीडिया के चिप्स का सबसे बड़ा बाजार था। AMD को भी नुकसान होगा और जो बाकी कंपनियां, सैमसंग, हाइनेक्स जैसी कंपनियां हैं जो चिप्स की मशीनरी एक्सपोर्ट करती थी, उनके लिए भी ये फैसला भारी पड़ेगा और इसलिए इन कंपनियों के स्टॉक्स में भी हमने बाजार में गिरावट देखी। सवाल यह है सर कि ये जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है चीन पर, इसका असर क्या दिखेगा? चीन अच्छी चिप्स जमा कर रहा है, मशीनें जमा कर रहा है, तकनीक जमा कर रहा है भविष्य के लिए, जैसा कि चीन की आमतौर पर रणनीति रहती है इस पूरे घटनाक्रम के बीच में। अगर सख्ती और बढ़ी तो बहुत सारी कमजोर नसें हैं चीन के पास। रेयर अर्थ की सप्लाई रोकी जा सकती है, जिसका इस्तेमाल चीन ने बहुत चतुराई के साथ पिछले 2-3-4 महीनों में किया और अमेरिका को टैरिफ कम करने के लिए और सहमति करने के लिए, संधि के लिए बाध्य किया है। तो इसके अलावा 2-3 और महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे सोलर वेफर्स हैं, इनकी निर्यात को भी रोकने की कोशिश की जा सकती है चीन की तरफ से, अगर अमेरिका से उसे चिप की तकनीक नहीं मिलती, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा फ्लैश पॉइंट है, टकराव का विषय है चीन और अमेरिका के बीच। सिर्फ यही एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिसके लिए चीन अमेरिका पर निर्भर है, और वो है चिप बनाने की तकनीक और चिप बनाने की मशीनें। इस सारी जद्दोजहद में पूरी दुनिया में चिप्स की अब 2 सप्लाई चेन बनने की संभावना है। एक सप्लाई चेन अमेरिका की होगी और दूसरी सप्लाई चेन चीन की होगी। चीन की कोशिश है कि वो जितनी जल्दी, जिस तरह से, चाहे वो उसे रेयर अर्थ रोकनी पड़े, चाहे बाकी चीज़ों की आपूर्ति पर दबाव बनाना पड़े, जितनी जल्दी वो अपनी हाईटेक AI चिप्स बनाने की क्षमता विकसित कर लेगा, उतनी तेजी से वो दुनिया के टेक्नोलॉजी मार्केट को, चिप मार्केट को प्रभावित कर पाएगा। तो ये ऐसी खबर है, ये ऐसी सूचना है जो अगले 24 घंटे, 48 घंटे और हफ्तों में विकसित होगी आगे, और इसमें कई डेवलपमेंट आएंगे, क्योंकि चीन की प्रतिक्रिया अभी इस पर आनी है। चीन में एक बड़ी मिलिट्री परेड होने वाली, जिसमें दुनिया के कई देशों के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। उस दौरान चीन की तरफ से इसको लेकर कुछ संकेत भी दिए जा सकते हैं, जिस पर हमारी निगाहें रहेंगी। चलिए, तो ये था आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव भेजिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। आपके सवालों का, सुझाव का बिल्कुल इंतजार रहेगा। कल फिर आएंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।